हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैं अब अपना नाम बता देता हूं हर वीडियोस में, तो फिर भी मतलब कम वीडियो में बताता हूं, पर अब बता दिया करूंगा। मेरा नाम मोहित शाह है और मैं मेरठ से पढ़ाता हूं। तो बच्चों, बहुत टाइम बाद आपको वीडियो मिल रहा है, तो जो बहुत सारा काम रहता है ना, उसके लिए मतलब बहुत बिजी हो जाता हूँ मैं, इसलिए वीडियो नहीं डल पा रहा था आपका। पर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वीडियो से वो वेट भी करते हैं कि यार वीडियो नहीं आ रहा है। उनके मैसेज भी आ जाते हैं एक दो बच्चों के। तो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको वीडियो मिले। अब जो कल आपको वीडियो मिलेगा, वो मिलेगा आपको राष्ट्रीय ध्वज का, क्योंकि ये जो जुलाई चल रहा है इसी में 22 जुलाई अभी हमारा गया है। 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। तो उस राष्ट्रीय ध्वज की जर्नी क्या रही थी, मैं वो पूरी जर्नी आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका लगभग हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो हिस्ट्री की हमारी जैन धर्म पे आके वीडियो रुक गई थी, उन वीडियो को हम दोबारा से आपके सामने दोबारा आएंगी। परसों से या नरसों से वो वीडियो भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी बच्चों, ठीक है। उससे पहले आपको स्टैटिक जीएस का काम मैंने शुरू करवाया था, वो काम भी कंटिन्यू शुरू हो जाएगा, अब रेगुलर शुरू हो जाएगा। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो राष्ट्रीय ध्वज पे है। इस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जो भी आपके मन में डाउट होगा, अगर कोई चीज़ आपको लगती है और एक्स्ट्रा बताने के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको भी आपको क्लियर कर दूंगा। पर फिलहाल के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपका काफ़ी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। इसमें बस मैं एक बात छोड़ूंगा, पिंगली वेंकैया की, जिसने राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था, उसको मैं बोल दूंगा, आप उसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है ना। बाकी मैंने सारा स्लाइड में ले रखा है, उसको स्लाइड से बताऊंगा। तो फिलहाल अगर हम स्टार्ट करें कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की तैयारी कहाँ से होती है, तो बच्चों राष्ट्रीय ध्वज की जो हमारी जर्नी रही है, वो जर्नी 1906 से शुरू होते हैं और 1947 तक गई है। 1906 के बाद 1907, 1907 के बाद 1921, 1921 के बाद 1931 और 1931 के बाद 1947। देखो 1906, 1907, 1917, 1921, 1931 और 1947, यानी कि 6, 7, 17, 21, 31 और 47, 1, 2 यानी 6। ये जो 6 फेस हैं, इन 6 फेस में हमारा पूरा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है, यानी 6 चरणों से गुजरकर हमारा राष्ट्रीय ध्वज पूरा हुआ है। तो जो राष्ट्रीय ध्वज की जर्नी रही, इतिहास रहा, उस इतिहास को मैं अभी बताता हूँ। पहले आप लोग ये देखो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, उसमें जो रंगों का अनुपात है वो किस अनुपात में है, कौन सा रंग किसका सूचक है, जो बीच में गहरे नीले रंग का चक्र है वो चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट, तो जुलाई का महीना चल रहा है, इसी जुलाई के महीने में 22 जुलाई आई थी। तो 22 जुलाई इसलिए इंपॉर्टेंट डेट होती है कि 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 1947 में। हम पहली स्लाइड को लेते हैं। तो पहली स्लाइड से अगर आप चलें तो देखिए बच्चे, बिल्कुल सही दिख रहा होगा आप लोगों को मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चलो, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तीनों रंग समान अनुपात में है। पहला पॉइंट कि जो रंगों का अनुपात है, तो जो सफेद पट्टी है, जो केसरिया पट्टी है और जो ग्रीन पट्टी है ना, इन तीनों पट्टियों का जो अनुपात है वो समान है। समान अनुपात में तीनों रंग हैं। पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो कलर हैं वो किस अनुपात में है। ऑप्शन होगा 2:3:4 के अनुपात में है, 5:6:7 के अनुपात में है, 3:2:1 के अनुपात में है, या समान अनुपात में है। तो हम बताएंगे समान अनुपात में है, ठीक है। पहला पॉइंट बनेगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तीनों रंग समान अनुपात में हैं। अब जैसे देखें कि देखो, केसरिया, सफेद और हरा, ये तीनों रंग समान अनुपात में हैं, कोई भी रंग ज्यादा या कम नहीं है, तीनों रंग समान अनुपात में हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग और बलिदान को दर्शाता है। ये तो सभी को पता है कि सबसे ऊपर है केसरिया रंग, लेकिन पेपर में पूछा जाएगा केसरिया रंग किस किस को बताता है। तो केसरिया रंग त्याग और बलिदान को बताता है। मध्य में सफेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता को दर्शाता है। सत्य को, शांति को और पवित्रता को, दैट मीन्स सत्य बोलो,
है ना, शांत रहो और पवित्रता के साथ जियो, ये सफेद रंग बताता है कि सत्य, शांति और पवित्रता। नीचे हरा रंग देश की समृद्धि एवं उर्वरता का प्रतीक है कि देश हमारा कितना समृद्ध है और कितना उर्वर, यानी कि हमें कितना उपजाऊपन, हमारी कृषि कैसी है, उसको देश हमारा दिखाता है। ठीक है, नीचे हरा रंग देश की समृद्धि को दिखाता है और देश की उर्वरता को दिखाता है, हरा रंग प्रतीक। तो तीनों रंग समझ में आए, केसरिया रंग त्याग और बलिदान, सफेद रंग शांति, पवित्रता और सत्य, और हरा रंग समृद्धि और साथ ही साथ उर्वरता। अगर तीनों रंग के आपके प्रतीकों के साथ सिंबल को पूछा जाए, डिफाइन करवाया जाए, तो आप बताएंगे कि केसरिया रंग त्याग और बलिदान का है, सफेद रंग शांति, पवित्रता और सत्य का है, और हरा रंग समृद्धि और उर्वरता का है, ऐसे आप बताएंगे। नेक्स्ट है, सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है। बहुत आता है कि वो चक्र किस रंग का है, तो गहरे नीले रंग का चक्र है और इस चक्र में 24 तिल्लियां हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे एग्जाम में भी आया था, यूपीएसआई का मैंने एग्जाम दिया था, तो उस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था। उसका मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था किसी कारणवश से, पर जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करते हैं सब बढ़िया करते हैं, आप ऐसा मानो। तो उसमें मेरा एक क्वेश्चन आया था कि जो राष्ट्र ध्वज है उस राष्ट्र ध्वज के बीच में जो चक्र है उसमें कितनी तिल्लियां हैं, तो तिल्लियां जो हैं बच्चों वो हैं 24 तिल्लियां हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अभी सब बताऊंगा मैं कि चक्र कब आया था, चक्र के बारे में किसने कहा कि भाई भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें चक्र को स्थान दो। जब हम झंडे का इतिहास देखेंगे ना तो उसमें देखेंगे इस चीज को। इस चक्र को सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित अशोक स्तंभ यानी सिंह स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ वाराणसी जिले में स्थित है, वाराणसी के शहर से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये भी मैंने लिख दिया कि सारनाथ कहाँ है, सारनाथ वाराणसी जिले में स्थित है और वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है सारनाथ। तो अशोक का स्तंभ है, अशोक का स्तंभ क्या है, सिंह स्तंभ है वहां पे, यानी कि 4 मुंह वाले सिंह का स्तंभ, और उस सिंह स्तंभ के नीचे चक्र बना हुआ है, तो उसी चक्र को वहां से उठाया गया है और वही चक्र हमने झंडे के सफेद पट्टी के बीच में रखा गया है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ वो सारनाथ वाला जो चक्र है ना, इस सारनाथ वाला जो स्तंभ है उसी के नीचे अभी दिखाता हूँ मैं आपको। 1 मिनट आप रुकेंगे, बस 1 मिनट के लिए रुकेंगे, है ना, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, तो इस चक्र को यानी जो बीच में चक्र है इसको सारनाथ, सारनाथ जगह उत्तर प्रदेश में पड़ती है, में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। यानी जो चक्र है ना इसको कहां से लिया गया, अशोक स्तंभ से लिया गया। पेपर में आएगा कि राष्ट्र ध्वज के बीच में जो चक्र है उसे कहां से लिया गया है, आप बताओगे उसको अशोक स्तंभ से लिया गया है। और अशोक स्तंभ कौन सा है, सिंह स्तंभ है, और ये सिंह स्तंभ कहाँ है, ये सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है, वाराणसी में है। वाराणसी में कहाँ है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ये स्थित है। ठीक है, मैं आपको वो चक्र दिखा देता हूँ। ये रहा, देखो ये सारनाथ का अशोक स्तंभ है, ये 4 मुंह वाला शेर है, एक इसके पीछे बैक साइड में। तो ये रहा चक्र, ये चक्र, तो यही चक्र हमने कहाँ रखा है, अपने राष्ट्रीय फ्लैग में बीच में रखा है। ये देखो, इसी चक्र को यहाँ से उठाया है, यहाँ से उठाया है और हमने इसको यहाँ रखा है। और यही वाली बात मैंने आपको यहाँ पर मेंशन की है कि ये जो चक्र है ये सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ वाराणसी जिले में स्थित है, वाराणसी के शहर से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। समझ में आ गया, इतना आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इस ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2, यानी कि 3 तो इसकी लंबाई है और 2 इसकी चौड़ाई है। 3:2 के अनुपात में इसकी लंबाई चौड़ाई है। बच्चों ध्यान रखना, पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी मेरे एग्जाम में था, पेपर में था कि चौड़ाई और लंबाई, तो अगर पहले चौड़ाई दिया तो 2:3 कर देना, और अगर पहले लंबाई हुआ तो 3:2, क्योंकि नेगेटिव होते हुए पता नहीं चलता। इसलिए ध्यान रखना कि कहाँ लंबाई चौड़ाई बोली है, कहाँ चौड़ाई लंबाई बोली है, तो लंबाई चौड़ाई में 3:2 रहता है। ठीक है, और ये भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया था। तो आप बताएंगे कि राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। तो राष्ट्र ध्वज में चक्र कहाँ से लिया गया है, चक्र में कितनी तिल्लियां हैं,
इसका अनुपात क्या है, रंग किस अनुपात में है, मैंने आपको सब बताया। रंग समानुपात में है। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग और बलिदान का सूचक है। बीच में सफेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का सूचक है। उसके नीचे हरा रंग समृद्धि और उर्वरता का सूचक है। बीच में चक्र सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है वहां पर स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। साथ में उसी चक्र में 24 तिल्लियां हैं, ठीक है। और ये जो सारनाथ है ये उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी जिले में है। जो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। और राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। तो यहाँ तक आपके हिसाब से आपका काम बन गया होगा। तो ये तो हो गया हमारा राष्ट्र ध्वज का जो मॉडर्न रूप है वो। अब मैं इसके इतिहास की बात करता हूँ कि सबसे पहले इसको कब अपनाया गया या कब फहराया गया। तो 1906 की बात है बच्चों। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। जब मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ आगे आगे आएगा तो मैं सब बताऊंगा। उसमें 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस बंगाल विभाजन से लोगों के मन में ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ही रोष पैदा हो गया था, बहुत ज्यादा रोष पैदा हो गया था। मतलब घृणा आ गई थी कि यार आप लोगों ने बंगाल तक का विभाजन कर दिया है, जबकि मंशा कुछ और थी और दिखाया कुछ और गया। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बंगाल में ही यानी कलकत्ता में ही एक स्क्वायर पार्क था। उस स्क्वायर पार्क में 1906 में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसके बीच में लिखा था वंदे मातरम, है ना, हमारा राष्ट्र गीत वंदे मातरम है ना वो। एक बार मैंने जैसे राष्ट्रीय ध्वज बनाई है ऐसे एक बार राष्ट्रगान पे बनाऊंगा, ऐसे राष्ट्रीय गीत पे बनाऊंगा, ऐसे सारी वीडियोस आपको मैं बना के दूंगा। तो बच्चों 1906 में यानी बंगाल विभाजन के बाद 1906 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया स्क्वायर पार्क में कलकत्ता में, जो कि ये बता रहा था कि बेशक अंग्रेजों तुमने हमें विभाजित कर दिया हो, हमें डिवाइड कर दिया हो, लेकिन फिर भी हम एक हैं, हम एक राष्ट्र के हैं, हमारे अंदर राष्ट्र की भावना है। इस राष्ट्र की भावना को जागृत करने के लिए 1906 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। देखो उसको मैंने लिखा है भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में पारसी बगान स्क्वायर, जिसे ग्रीन पार्क कहते हैं, वहां पर फहराया गया। ध्यान रखेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर पार्क में फहराया गया, जिसे आज क्या बोलते हैं आप, ग्रीन पार्क बोलते हैं। इस ध्वज में लाल पीले हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां थी, जिनके मध्य में वंदे मातरम लिखा था। यानी कि 1906 में जो ध्वज फहराया गया था उसके मध्य में वंदे मातरम लिखा था। लाल पीला हरा रंग का था, लाल पीला और हरा रंग। कभी पूछ ले कि 1906 में जो झंडा फहराया गया था उसमें कौन कौन से रंग थे, तो लाल पीला और हरा। झंडे पर लाल रंग की पट्टी में सूर्य और अर्धचंद्र बना हुआ था, सूर्य बना हुआ तो अर्धचंद्र बना हुआ था। और हरे रंग की पट्टी में 8 आधे खुले कमल के फूल थे। मैं आपको दिखाता हूं तो ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। देखो ये ना 1906 वाला, लाल पीला हरा, लाल रंग में आधा चंद्रमा है, सूर्य है, बीच में वंदे मातरम लिखा है और ऊपर 8 खुले हुए कमल के फूल हैं। अगर नहीं दिख रहा होगा तो नेट पे आप जाके सर्च कर लेना तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 8 खुले फूल हैं कमल के, समझ में आ गया। तो ये था पहला आपका झंडा। और इस झंडे का जो डिजाइन बनाया था वो सचिंद्र बोस ने, और साथ ही साथ उनके साथ थे हेमचंद्र कनुंगा और सचिंद्र दास बोस, ये दो थे। सचिंद्र प्रसाद बोस ने और हेमचंद्र जो थे कनुंगा, उन्होंने इस झंडे का डिजाइन तैयार किया था। तो अगर आता है झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया इस वाले झंडे का, तो उसका नाम बता दिया मैंने, सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कनुंगा, है ना। और ये 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। कहां पर, स्क्वायर पार्क में कलकत्ता में, जिसे ग्रीन पार्क कहते हैं। तो ये हुआ 1906 में झंडे का शुरू। उसके बाद में ये बात आती है 1907 में। 1907 में बच्चों देखो ये मैंने सारी बातें यही आपको बताई हैं। देखो 1906 ध्वज में लाल पीला हरा रंग अभी दिखाया मैंने, लाल रंग की पट्टी में सूर्य और चंद्रमा दिखाया और 8 आधे खुले कमल दिखाए। तो ये सारा मैंने आपको समझा दिया। तो 1906 में हो गया।
उसके बाद 1907 में विदेशी धरती पर, पेपर में आएगा, विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? 1907 में मैडम भीकाजी कामा द्वारा 1907 में जर्मनी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 1907 में देखो मैडम, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा या सही दिख रहा है आप लोगों को? सही दिख रहा है। मैडम भीकाजी कामा और उनके क्रांतिकारी समूह द्वारा वर्ष 1907 में जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया गया। यह विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था। पेपर में आएगा, विदेशी भूमि पर पहला भारतीय ध्वज कहाँ फहराया गया? आप बताएंगे जर्मनी में। किसने फहराया? मैडम भीकाजी कामा ने। और 1906 में सचिंद्र प्रसाद बोस और आपका कनुंगा, उन्होंने फहराया था। समझ में आया? ठीक है। वर्ष 1917 में डॉक्टर, 1907 के बाद सीधा आते 1917 में, 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट, है ना, एक मिनट रुक जाएंगे बस, हाँ सही है ना। वर्ष 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट ने और लोकमान्य तिलक, जिन्हें आप बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं, है ना, लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एक नए झंडे को अपनाया गया था। ये 5 लाल रंग, इसमें 5 वैकल्पिक लाल रंग थे और 4 हरी क्षैतिज रंग की पट्टियां थी, इससे बना था। इस ध्वज में एक सफेद एवं अर्धचंद्राकार तारा ध्वज के शीर्ष कोने पर था। मतलब ये तो बता दिया कि जो मैडम 1917 में एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने जो झंडा फहराया था, वो झंडा कुछ नया झंडा लेकर आए थे। वो नया झंडा मैं आपको दिखाता हूँ, फिर दोबारा यहाँ पर लेकर आता हूँ आप लोगों को। ये देखो 1906 1907 दोनों क्लियर। वंदे मातरम यहाँ भी है, वंदे मातरम यहाँ भी है। ये है 1917 का, जो फहराया था एनी बेसेंट ने और लोकमान्य तिलक ने। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 लाल पत्ती हो गई, 1 2 3 4 और 4 हरे रंग की पत्तियां हैं। ऊपर एक स्टार बना रखा है, आधा चंद्रमा बना रखा है और ये 7 सितारे बना रखे हैं। तो बस यही वाला पूछा था, तो मतलब बताया है। आपसे पूछेगा कि 1970 में ध्वज किसने फहराया, तो आप बताएंगे एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। समझ में आ गया ना? तो ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। डॉक्टर एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक अडॉप्टेड अ न्यू फ्लैग एज पार्ट ऑफ द होम रूल मूवमेंट। तो होम रूल लीग के दौरान भी एनी बेसेंट ने और लोकमान्य तिलक ने भी अपना ध्वज फहराया, जिसमें 5 लाल पत्तियां थी और 4 हरी पत्तियां थी। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। ये रहा, ठीक है ना। ये 5 वैकल्पिक लाल रंग और 4 हरी क्षैतिज पट्टियों से मिलकर बना था। इस ध्वज में एक सफेद एवं अर्धचंद्राकार तारा ध्वज के शीर्ष कोने पर था। वो मैंने अभी आपको दिखाया है, नहीं तो बैक करके आप देख लेना। अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट लिख लेना, इस ध्वज में सप्तऋषि विन्यास में 7 सितारे थे। 7 सितारे भी बना रखे थे जो सप्तऋषि विन्यास में डिजाइन किए गए थे, ठीक है। इतनी बात को आप लिख लेना। तो यहाँ तक समझ में आया। 1917 1906 कलकत्ता, 1907 जर्मनी, 1917 एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, सीधी आते हैं हम 1931 में। 1921 को मैं स्किप कर रहा हूं कि 1921 में झंडे का स्वरूप जो तैयार करके दिया था, वो दिया था पिंगली वेंकैया ने। तो पिंगली वेंकैया की बात मैं 5 मिनट का एक वीडियो या 10 मिनट का एक वीडियो बताऊंगा, उसमें सिर्फ पिंगली वेंकैया के बारे में बताऊंगा, उसको आप और नोट कर लेना। अभी सिर्फ इतिहास को देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम आज आगे आ जाते हैं 1931 में। तो मैंने पहले बोल दिया कि 1921 की बात को मैं कल की वीडियो में बता दूंगा, मतलब कल के बाद जो अगली वीडियो डालूंगा, ये वीडियो मिलने के अगले वीडियो में पिंगली वेंकैया के बारे में बताऊंगा। ध्यान रखना, जो वास्तविक झंडा का स्वरूप है वो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। चलो, 1931 में कांग्रेस समिति की कराची बैठक में तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और लाल रंग को केसरी रंग से बदल दिया गया। यानी जो लाल रंग चल रहा था झंडे में, अब उस लाल रंग की जगह केसरिया रंग ला दिया गया और कराची अधिवेशन में 1931 में इस झंडे का स्वरूप अपनाया गया। 1931 में कांग्रेस समिति की कराची बैठक हुई थी। उस बैठक में तिरंगे को अपनाया गया और लाल रंग से केसरिया रंग बदल दिया गया, यानी लाल रंग हटाया और उसकी जगह केसरिया रंग ले आए। बीच में स्थित चक्र का अर्थ है, जो बीच में चक्र था, उस चक्र का अर्थ है गति में जीवन और स्थायित्व में मृत्यु। दैट मीन्स चक्र इसलिए बताया गया है कि चक्र का काम है चलना, तो जीवन एक गति है, जीवन में क्या है, गति है, और अगर रुक गए तो वही मृत्यु है। तो इसलिए चक्र बताया गया कि भैया जीवन भर आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको चलते रहना
पड़ेगा। ये वाली बात चक्र को दिखा रहा है। कभी पेपर में आए कि चक्र किस चीज को बता रहा है, तो बीच में सिर्फ चक्र का अर्थ है कि गति में जीवन है, यानी अगर आप चल रहे हो तो ही जीवन है, और अगर आप रुक गए तो मृत्यु है। तो गति में जीवन है, ये बात कौन बता रहा है? ये बात बता रहा है बच्चों, चक्र बता रहा है। ठीक है, राष्ट्र ध्वज आयताकार आकार में है, इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, बस ये मैंने इतिहास इसका आपके लिए छोड़ा है, इसको मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। हाँ, पिंगली वेंकैया के बारे में कंप्लीट। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी झंडे में, हमने ये देख लिया पूरा झंडा तैयार हो गया, बस पिंगली वेंकैया में मैं आपको एक एक चीज को क्लियर कर दूंगा। तो हमारा एक एक चीज क्लियर करने का मतलब है कि झंडे के डिजाइन की बात रह गई बस। तो डिजाइन का 5 से 10 मिनट का वीडियो अलग बनाऊंगा झंडे का डिजाइन। अभी है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, वो वाली बात थी। तो ये देखो, यहाँ तक आप देखो तो लाल रंग ही दिखेगा, इस लाल रंग की जगह केसरिया रंग आएगा, बीच में पट्टी कब जोड़ी जाएगी, इस सबको झंडे के उसमें बताएंगे, पिंगली वेंकैया वाले टॉपिक में। और आज जो झंडा है वो हमारा ये वाला है 1947। तो मैंने सिर्फ आपको ये वाला छोड़ा है, अरे 6, 7, 17, 31 सब बताया, और 21 के बारे में भी ये बताया कि पिंगली वेंकैया ने ये डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ तक का? ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको अगली वीडियो में, है ना, जिसमें हम पिंगली वेंकैया के बारे में डिस्कस करेंगे। और जल्दी ही ये स्टैटिक जैसी क्लास है, जल्दी ही आपकी इतिहास में जो जैन धर्म चल रहा था उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।